अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था कौमी आमदनी के तसव्वुरात। तो कौमी आमदनी के तसव्वुरात में हमने पढ़ा था ख़ाम कौमी पैदावार, ख़ाम मुल्की पैदावार, कौमी आमदनी, शख्सी आमदनी, खालिस कौमी पैदावार और शख्सी आमदनी के बाद हमने पढ़ा था काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। कौमी आमदनी से मुराद है कि तमाम लोगों की जो आमदनी है उसको हम जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है, या जितने भी आमलीन पैदाइश काम कर रहे होते हैं उनके मुआवजे को हम जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। कौमी आमदनी से शख्सी आमदनी अख़ज़ करने के लिए हम इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करते हैं और कुछ प्लस करते हैं। मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफा जात इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो आमलीन पैदाइश ने कमाए तो होते हैं लेकिन वो जो लोग हैं जिनकी इनकम मिल रही होती है उनकी इनकम में शामिल नहीं होते। मुनाफा टैक्स नहीं होता, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ उसमें शामिल नहीं होती, इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं इसमें। शख्सी आमदनी में ये नॉर्मली हम यही लेते हैं कि जो वो कमाता है, और जो इंतकाली अदायगियाँ हैं वो कमाता नहीं है, उसको गिफ्ट या वैसे मिलती हैं तो वो हम उसमें जमा करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें माइनस करते हैं। आपने कहा था कि इंतकाली अदायगियाँ दोबारा समझा दें, तो इंतकाली अदायगियों से मुराद वो तमाम अदायगियाँ होती हैं जिनके बदले में हमें कोई पैदावारी काम नहीं करना पड़ता, जैसे कि भीख मांगना भी हो सकता है, जैसे कि इसमें पेंशन हो सकती है, खैरात हो सकती है, वज़ाइफ हो सकते हैं। अगर गिफ्ट मिला है वो तमाम चीज़ें जिसको हम अगर कोई चीज़ हमें मिलती है उसके बदले में हम कोई काम नहीं करते तो उसको हम इंतकाली अदायगियाँ कहते हैं। फिर हमारे पास आ गया था काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी वो होती है जिसे हम इंसान अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर सकें। जो हमारे पास शख्सी आमदनी आती है उसमें से हम बराह रास्त टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो इनकम आती है वो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होती है। अब इसमें उन्होंने एक आपको नज़र आ रहा होगा गोशवारा है, इसमें उन्होंने बताया कि कौमी आमदनी के तसव्वुरात का बाहमी ताल्लुक़। तो वो इसमें सबसे पहले ए है, ए में ख़ाम मुल्की पैदावार है। ख़ाम मुल्की पैदावार हमारे पास हमने ये देखा था कि किसी भी मुल्क में जितनी भी अशिया ख़िदमात होती हैं उनकी हतमी ज़र्री मालियत को जमा कर लें तो हमारे पास ख़ाम मुल्की पैदावार जाती है। और उसका हमने फार्मूला ये देखा था कि निजी सरफ़ी अखराजात जमा निजी सरमायाकारी जमा सरकारी अखराजात और साफ़ी दरामद व बरामद की मालियत। निजी सरफ़ी अखराजात यानी कि जो आम लोग ख़र्च करते हैं जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, और निजी सरमायाकारी जो आम लोग सरमायाकारी करते हैं, सरकारी अखराजात जो हुकूमत अखराजात करती है, और साफ़ी दरामद व बरामद का मतलब है कि हम बरामदात को शामिल करते हैं, दरामदात को शामिल नहीं करते। ख़ाम मुल्की पैदावार, उसके बाद ख़ाम कौमी पैदावार है। ख़ाम कौमी पैदावार हमारे पास सिंपल है कि ख़ाम मुल्की पैदावार में हम बैरून मुल्क से हासिल होने वाली रकूम को जमा कर लें तो हमारे पास ख़ाम कौमी पैदावार आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है खालिस कौमी पैदावार। ख़ाम कौमी पैदावार में से खालिस कौमी पैदावार हासिल करने के लिए हम फरसूदगी या शिकस्त व रेख्त के अखराजात को माइनस कर देंगे तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार आ जाएगी। खालिस कौमी पैदावार से हम कौमी आमदनी को लेने के लिए जो भी हमारी अर्निंग हुई होती है उसमें से हम बिलवास्ता टैक्स को माइनस कर देते हैं और जो आने होते हैं उनको हम जमा कर लेते हैं। उसके बाद कौमी आमदनी में से शख्सी आमदनी निकालने के लिए हम मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफा जात को मनफ़ी कर देते हैं, इसमें से मुनाफा टैक्स को मनफ़ी कर देते हैं, उसके अलावा समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियों को मनफ़ी कर देते हैं और इंतकाली अदायगियों को हम जमा कर लेते हैं। और उसके बाद काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी हासिल करने के लिए हमारे पास जो शख्सी आमदनी होती है उसमें से हम बराह रास्त टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी आ जाती है। अब हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। हमने 3 तरह से देखा था कि कौमी आमदनी की जो तारीफ़ें थी, गार्डनर एक्ले थे, प्रोफेसर फिशर थे, मार्शल, इन तमाम लोगों ने जो तारीफ़ें की हैं उसमें यह था कि सबसे पहले हम लोग या तो लोगों की आमदनियों को जमा कर लें, या हम मुल्क में जितने भी एक साल के अरसा में अखराजात होते हैं उन्हें जमा कर लें,
या हम जितने भी चीज़ें खर्च करते हैं वो तमाम चीज़ें हम लोग, या जितनी भी हमारी अशिया व खिदमत की पैदावार होती हैं उन्हें हम ले लेते हैं। अब कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं। एक पैदावार का तरीका है, दूसरा आमदनी का तरीका और तीसरा अखराजात का तरीका है। इसका हम लहदा जायज़ा लेंगे। सबसे पहला तरीका है पैदावार का तरीका। पैदावार के तरीके में मुल्क में जिस मुल्क की हम कौमी आमदनी की बात कर रहे होते हैं उसमें मुल्क में पैदा होने वाली तमाम अशिया व खिदमत की हतमी ज़र्री मालियत को जमा कर लिया जाता है। हतमी का मतलब होता है कि आखिरी यानी कि जो चल रही होती है कीमत किसी भी चीज़ की एट द एंड ऑफ द ईयर हम उन तमाम को प्लस कर लेते हैं। पैदावार के तरीके में कौमी आमदनी की पैमाइश में दर्ज ज़ैल अशिया व खिदमत की मालियत को जमा किया जाता है। ज़रूरी अशिया हम इसमें लेते हैं, मादनी अशिया जो मादनियात से हासिल होती हैं, सनती अशिया जो सनतों में बनती हैं, खिदमात जो होती हैं डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकील, निजी और सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, और मुतफर्रिक अशिया जिसमें हम देखा था बागबानी होगी, मुर्गियाँ पालना, मछलियाँ पालना, वो तमाम चीज़ें। मुतफर्रिक अशिया में ये भी आ जाता है कुछ वो ऐसी अशिया होती हैं जैसे कि घरों में लोग काम कर रहे होते हैं, छोटे पैमाने पे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं जिनका कोई बाकायदा रिकॉर्ड नहीं होता। अब पैदावार के तरीके में 3 तरीके हैं, पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और कुल खर्च का तरीका। पैदावार के तरीके में किसी भी मुल्क में 1 साल के अरसा में जितनी भी अशिया खिदमत तैयार होती हैं उनकी हतमी ज़रूरी मालियत को लेते हैं। और पैदावार के तरीके में सनती पैदावार होती है, ज़रूरी पैदावार होती है, मादनी पैदावार होती है, खिदमात होती है और मुतफर्रिक अशिया होती हैं। अब जब कौमी आमदनी को जमा किया जाता है तो इसमें कुछ एहतियातें भी होती हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारे पास कौमी आमदनी की पैमाइश सही तरीके से सामने नहीं आती। अब इसमें हमारे पास है दोबारा शुमार ना करना। सबसे पहले इसकी एहतियात जो हमें करनी होती है वो दोबारा शुमार ना करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1, 2, 3, 4 स्टेज से गुजर के फिर फाइनल स्टेज पे आती हैं। जैसे कि हम सिंपल सी मिसाल लें, यहाँ भी इन्होंने यही मिसाल दी है, गंदम की मिसाल लें कि अब हमारे मुल्क में गंदम भी पैदा होती है और रोटियाँ भी बनाई जाती हैं, रोटियाँ भी बना के बेची जाती हैं। तो अब अगर हम 1 मन गंदम लें और 1 मन गंदम से बनने वाली रोटियां लें तो ये हमारे पास उन दोनों की कीमतों को अगर हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास दोहरी गिनती का ख़तरा हो जाएगा या दोबारा शुमार करना। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि अगर गंदम की कीमत हमारे पास 2 रुपये है, ठीक है, और आटे की कीमत हमारे पास 1 रुपये है। जब हम गंदम थी तो वो 2 रुपये 1 रोटी की गंदम थी, जब उसको हमने पिसवाया तो उस पर 1 रुपये ख़र्चा हमारा आया, तो लिहाजा हमारे पास टोटल मुख्तलिफ मराहल पे जो चीज़ों की कीमत थी वो 3 रुपये हो गई। फिर हमारे पास रोटी की पकवाई की कीमत, अब हमने उसके 2 रुपये की गंदम ली, 1 रुपये डाल लगा के उसको आटे की शक्ल में तब्दील किया, पिसवाया, उसके बाद 1 रुपया लगा के हमने उसको पकाया, तो इस तरह हमारे पास वो होगी टोटल 4 रुपये की फ़र्स्ट स्टेप से होगी। और फ़रोख्तकार का मुनाफा, अगर वो 4 रुपये की रोटी तैयार हुई है तो 1 रुपये अपना मुनाफा रख के 5 रुपये में रोटी बेची जा रही है तो वो 5 रुपये हो गया। अगर हम इन तमाम चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं कि तमाम अशिया खिदमत की हतमी मालियत को जमा करेंगे तो देखें 2, 3, 4, 5, अगर तमाम मराहल को एज़ इट इज़ हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा कि हमने 14 रुपये की चीज़ें अपने मुल्क में बनाई हैं गंदम की। और अगर हम देखेंगे कि अजाफ़ी कीमत अगर हम उनको अलहदा जमा कर लें बजाय इसके कि हर चीज़ की पूरी कीमत को लें, इसके 2 तरीके होते हैं। या ये कि अगर आपने पहली गंदम लेनी है तो उसके बाद जितने भी सिलसिले हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उसको मज़ीद प्रोसीड करने में उसमें हम उनकी कीमत को शामिल करेंगे, पूरी कीमत को शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास टोटल 5 रुपये खर्च आया है, लेकिन अगर हम हर स्टेप पे अलहदा उसकी कीमत को इंक्लूड करते जाएँ, 2 रुपये की गंदम थी, 3 रुपये की वो आटे में तब्दील होगी, तो फिर अगर इस दोनों को जमा कर लें तो 5 रुपये हो जाएंगे। 1 रुपया पकवाई थी तो वो टोटल 4 रुपये की हो गई। तो अगर हम इसको करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए दोहरी गिनती का ख़तरा, या दोबारा शुमार ना किया जाए, या पहले स्टेप से चीज़ ली जाए और सिर्फ उसको प्रोसीड करने में जितने अखराजात होते हैं उनको ले लिया जाए, या फ़ाइनल स्टेप पे जो रोटी बन गई है, जो मार्केट में कीमत में फ़रोख्त होने के लिए आ रही है, वो हम ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास है बिला मुआवजा खिदमत। बहुत सारी ऐसी खिदमत होती हैं जो हम मुआवजे के बग़ैर करते हैं, वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, तो उनको शामिल करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है।
बिला मुआवजा खिदमत ऐसी खिदमत होती हैं जो बग़ैर पैसे की जाती है, जैसे कि उस्ताद का अपने बच्चे को पढ़ाना, माली का अपने घर में ख़ुद बागबानी का काम करना, अपने कपड़े ख़ुद इस्त्री कर लेना, अपने काम खुद कर लेना। तो ऐसी जो तमाम खिदमत होती हैं, अपनी घर के लिए ख़ुद सब्ज़ियाँ और फल वगैरह लगा लेना। तो ये सब्ज़ियाँ और फल वगैरह लगाने से हमारी आमदनी में तो इजाफ़ा होता है, लेकिन ये है कि चूँकि वो हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए रखते हैं तो लिहाजा वो खिदमत कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। हम सिर्फ़ कौमी आमदनी में वो तमाम अशिया लेते हैं जो मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए आती हैं। चौथा हमारे पास पॉइंट है मख्फ़ी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ। मख्फ़ी होता है छुपी हुई या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जो छुपी होती हैं जिन्हें हम गैर कानूनी कहते हैं, स्मगलिंग वगैरह होगी। तो ये तमाम सरगर्मियाँ मुल्क की कौमी आमदनी की राह में की पैमाइश की राह में रुकावट होती हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में आती हैं या हमारे मुल्क से जाती हैं, लेकिन चूँकि वो गैर कानूनी तौर पर होती है तो उनका रिकॉर्ड नहीं होता, तो लिहाजा उनको कौमी आमदनी में शामिल करना एक मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि इसमें उन्होंने कहा कि मख्फ़ी सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। उसमें यह है कि एक किसान है, वो फसल बोता है, उसके काश्त करता है, तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने घर में रख लेता है, जैसे कि गंदम है, तो वो जब मार्केट में बेचने के लिए बाकी की चीज़ लाएगा तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि उसने अपने घर में भी इस्तेमाल के लिए गंदम रखी है। उसके अलावा मख्फ़ी सरगर्मियाँ या ज़ेर ज़मीन यानी कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ, लोग टैक्सों से बचने के लिए अपनी आमदनी का सही जो अदाद-ओ-शुमार है वो नहीं बताते, जिसकी वजह से कौमी आमदनी की पैमाइश मुश्किल हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।